हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉर्पोरेट एक्शन से। कॉर्पोरेट एक्शन, देखिए कॉर्पोरेट एक्शन का मतलब होता है कंपनी कोई भी एडवांटेज दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, कंपनीज का मर्जर अमेलगमेशन हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब किस में फॉल करता है? कॉर्पोरेट एक्शन में फॉल करता है। लाइक मान लीजिए कंपनी डिविडेंड दे रही है, मान लीजिए कंपनी बोनस दे रही है, कंपनी बायबैक कर रही है, कंपनी मर्जर कर रही है, अमेलगमेशन कर रही है, कैपिटल रिस्ट्रक्चर हो रहा है, कुछ भी ऐसा काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें काफी रेलेवेंट होती है, जैसे हमें कैश डिविडेंड मिलता है या फिर हमें नॉन कैश बेनिफिट जैसे बोनस शेयर राइट इशू मिलता है, ये सब किस में आते हैं? कॉर्पोरेट एक्शन में फॉल करेंगे। तो डिविडेंड या कैश बेनिफिट जो भी कुछ होता है आजकल उसके चेक नहीं आते हैं, अमाउंट कैसे आता है? हमारे डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने कभी सुना हो, जैसे पहले है ना, वंस अपॉन अ टाइम क्या हुआ करता था, जैसे मान लीजिए आपका कोई बैंक अकाउंट है, बहुत पुराना कोई बैंक अकाउंट है जिसपे ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटीज नहीं है ना, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है उस पर। पहले बहुत सारे अकाउंट ऐसे हुआ करते थे आपके ना, कभी ग्रैंड पेरेंट्स के अकाउंट या इनके देखना, उनमें ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी, फिर वो आपको अप्लाई करना होता था, फिर आप एटीएम कार्ड और इन सब के लिए अप्लाई करोगे तब जाकर के ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी उस पर अवेलेबल होगी। अब मान लो इस रेस्पेक्टिव अकाउंट के थ्रू क्या किया गया है, कोई डीमैट अकाउंट खोला गया है, तो डीमैट अकाउंट तो है, डीमैट अकाउंट तो है, लेकिन आपका बैंक अकाउंट ऑनलाइन नहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी उसमें नहीं है, या वो उस डीमैट अकाउंट से लिंक्ड नहीं है वो, है ना। तो उसकी वजह से जितने भी आपके शेयर्स एंड होल्डिंग्स हैं उनके क्या आया करते थे? वंस अपॉन टाइम डिविडेंड के वारंट्स आया करते थे। डिविडेंड वारंट्स बोलो, डिविडेंड चेक बोलो, एक ही बात है। डिविडेंड वारंट, अच्छा डिविडेंड वारंट इज जस्ट लाइक चेक, चेक ही होता है ये। इसमें क्या होता है? प्रिंटेड होता है पूरा कि भाई इस फला फला पर्सन को, उसे मान लीजिए मिस्टर ए, और मिस्टर ए का एड्रेस भी लिखा होगा उसमें, और साथ ही में उसका बैंक का नाम और बैंक का ब्रांच भी लिखा होगा, पूरा कंप्लीट डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है उसपे, ताकि कोई और पर्सन उस चेक को एनकैश ना कर ले, है ना। क्योंकि हमारे देश में सेम नाम के बहुत सारे लोग होते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी नाम ले लो, अनिल शर्मा, अच्छा हाँ सोनम जैन, सोनम जैन बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। अच्छा अनिल शर्मा, दिस इज वेरी कॉमन नेम, है ना। या फिर अशोक कुमार जैन, दैट इज वेरी कॉमन नेम। बहुत सारे नाम ऐसे हमारे देश में जो बहुत कॉमनली आपको मिल जाएंगे, एक ही क्लास में बहुत सारे कॉमन नेम मिल। इस क्लास में है कोई कॉमन नेम? निशा, कौन कौन है निशा? अच्छा ये लो, ठीक है। और एक और दक्ष है, ठीक है, पर सरनेम अलग होगा, ठीक है, बट कभी कभी सरनेम भी सेम होता है। लास्ट बैच में सोनम जैन पढ़ती थी, हाँ सोनम, मैं पढ़ा भी रही थी और एक पढ़ भी रही थी, तो सोनम जैन नाम के दो लोग तो हमारी क्लास में ही थे अवेलेबल। इसके अलावा बहुत जगह ऐसा होता है जब नाम और सरनेम दोनों सेम हो जाता है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में किसी और का कैश चेक कोई और लगा ले तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे में उस चेक पे क्या लिखा होता था? बकायदा अकाउंट नंबर लिखा होता था। तो अगर मेरा इन्वेस्टेड चेक है तो मैं ही अपने अकाउंट में जमा करा पाऊंगी, कोई और नहीं करा सकता। कोई और करा भी देगा तो भी वो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, रीजन बिहाइंड उसमें मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है ना। तो ये होता है डिविडेंड वारंट। और साथ में जैसे चेक होता है ना, चेक उसके साथ में ऐसे डॉटेड लाइन होती है और एक वारंट अटैच होता है, वारंट। तो आप उसको सीवियर करो, फाड़ो, वारंट वाला पोर्शन अपने पास रख लो, जिससे आपको एक एक्नॉलेजमेंट रहता है, रिसिट है वो आपके लिए कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर शेयर पे इतने नंबर ऑफ शेयर्स थे, इस पे पर शेयर इतना डिविडेंड मुझे मिला, तो टोटल डिविडेंड का अमाउंट आपके पास, ये एक एविडेंस हो गया, एक रिकॉर्ड हो गया आपके पास। और ये वाला पोर्शन आप कहाँ जमा करा देते हो? बैंक में जमा करा देते हो, है ना। बट दिस इज वेरी पैथेटिक सिचुएशन। अब आई हैव सीन सो मेनी चेक्स, 5 रुपए का चेक आ रहा है डिविडेंड का, 15 रुपए का चेक आ रहा है, 50 रुपए का चेक आ रहा है। अभी 5, 15, 20, 25 रुपए के लिए बैंक में कौन ही जाएगा, है ना। इतना वेलागिरी कौन ही करेगा कि जाओ बैंक में, है ना। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पेट्रोल लग जाएगा मेरा, है ना। ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, टाइम टाइम वैल्यू भी तो होती है ना इंसान की, कि उठा करके मुंह उठाया और चलो जी 5 रुपए का चेक जमा कराने आए, है ना। तो डेफिनेट सी बात है ऐसे चेक रद्दी में जाते थे, मोस्ट लाइकली ऐसे चेक रद्दी में जाते थे। अगर हाँ
इन द मीन वाइल ऐसा हुआ कि 10-15 चेक इकट्ठे हो गए और सबकी वैल्यू मिला मिलू करके 500-700 रुपए लग रही है, तब तो ठीक है, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, चलो बैंक में जमा करा दे। अदरवाइज तो भाई वो रद्दी में ही जाते थे लिटरली। तो फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ के अकाउंट में ऐसा होता था, उनके चेक आते थे 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए। फिर एक ना उनका एक चेक आता था हिंदुस्तान जिंक का, भाई गजब डिविडेंड, 1500 रुपए का डिविडेंड, 2000 का डिविडेंड, बाकी सारे आ रहे हैं 5 रुपए, 8 रुपए का डिविडेंड, 12 रुपए का डिविडेंड। तो है ना ऐसा डीमोटिवेशन होता था कि रद्दी में फेंको इनको। पर 1500 रुपए का तो लगता हाँ अब तो भेजना है ना। तो फिर फाइनली मैंने उस अकाउंट को क्या कराया, ऑनलाइन बैंकिंग में कन्वर्ट किया। अब ये सारे चेक नहीं आते हैं, अब सारे का सारा अमाउंट डिविडेंड का जो भी होता है वो सारा का सारा कहाँ आता है, बैंक अकाउंट में सीधे क्रेडिट हो जाता है ना, डायरेक्ट एसीएच हो जाता है। तो इसका मतलब अब 5 रुपए भी क्यों ही वेस्ट होंगे, 5 रुपए भी डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ ही जाएंगे, मतलब मेरे मदर इन लॉ के अकाउंट में आ जाएंगे। तो अब जो भी डिविडेंड का अमाउंट होता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय दीज फैसिलिटीज। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये तो हुआ कैश बेनिफिट्स के लिए, है ना। These benefits are directly forwarded to the investor by the company or its registrar and transfer agent. अच्छा, नॉन कैश बेनिफिट्स में क्या होते हैं, शेयर्स लाइक बोनस शेयर, राइट इशू। नॉन कैश बेनिफिट लाइक बोनस, राइट इशू एटसेट्रा, these benefits are electronically credited to the beneficial owner's account through the depository. Is this clear? तो शेयर्स डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में जाएंगे और पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा। कोई कंफ्यूजन? All set? Corporate action समझ में आपको? What is corporate action? Basically the benefits given by the company to its members or any kind of reconstruction जो भी कंपनी कर रही है वो सब किस में आता है, corporate actions में फॉल करता है। ठीक है, चलो अब टर्मिनोलॉजीज हो गई। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। अच्छा, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एक्ट का नाम याद रख लो, सेक्शंस याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद हो रही तो उसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन याद हो रहा मैम सेक्शन, अरे कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। जिसको नंबर्स याद हो जाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे को लगता है कि मैंने नंबरिंग से याद कर लिया तो क्या होता है, सारी चीजें कवर हो जाती है ना, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, भूलेंगे नहीं हम कुछ भी। लेकिन जिसको लगता है कि मैम नंबर के चक्कर में ना होश उड़ जाते हैं हमारे, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत नंबर लिखना बहुत बड़ा गुनाह है, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपने नहीं लिखा इट्स ओके, आधा नंबर कटेगा, लेकिन अगर लिख दिया और वो भी गलत तो 0 हो जाएगा, और लिख दिया और एकदम सही हो गया तो, और कंटेंट भी सही है तो फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो इसीलिए आप देख लो आपकी कितनी श्रद्धा है, उसके हिसाब से आप सेक्शन याद कर लेना, कोई जबरदस्ती नहीं कि सेक्शन याद करना ही है। ठीक है, चलो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 सेक्शन नंबर 3 सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाय डिपॉजिटरी। चलो सबसे पहली बात है, हमें डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करना। अच्छा, डिपॉजिटरी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वंस अपॉन अ टाइम हमने? व्हाट इज डिपॉजिटरी? इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमने कंपनी फॉर्म कर दी कंपनीज एक्ट 2013 में। फिर उसके बाद इसने क्या बोला था आपको, सैबी के पास रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। फाइन, ठीक बात है, तो हमने सैबी एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन करा ली। तो डिपॉजिटरी तो बन गए, हम बन गए, लेकिन यू कैन नॉट एक्ट एज सच राइट नाउ। अभी तक आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या लेना पड़ेगा, सैबी के पास जाकर के सीओबी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सीओबी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब जो सीओबी है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एप्लीकेशन लगाओगे सैबी को। तो आपने क्या लगाई, एप्लीकेशन। अब जैसे ही आप सैबी के पास एप्लीकेशन लगाओगे तो सैबी एक्टिव हो जाएगा, सैबी चेक करेगा कि आप यहाँ पे एज अ डिपॉजिटरी काम करने लायक हो या नहीं हो, है ना। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट होता है कि नहीं होता, कि आप इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि डिपॉजिटरी का रोल बहुत भयानक है भाई। आप सोचो हमारे देश में सिर्फ 2 डिपॉजिटरी है, मतलब सैबी कितना स्ट्रिंजेंट रहा होगा ना, कि डिपॉजिटरीज को आसानी से परमिशन नहीं मिल पा रही है। एक तो उनके पास प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर होने चाहिए। आज जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होता है, सेफ्टी मेजर्स होते हैं, वैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होता है, ऑनलाइन शेयर्स भी होते हैं। अगर किसी के पास 50 करोड़ के शेयर है, 100 करोड़ के शेयर है, 500 करोड़ के शेयर है, 1 लाख करोड़ के शेयर्स हैं, और आपने यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर नहीं किया, हैकिंग कर ली किसी ने, बैलेंस 0 हो गई, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा भाई?
तो सेबी चेक करता है कि क्या आप में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, क्या आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या आप पूरे इतनी जनता के, इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट को सही से सेफ एंड सिक्योर रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे। तो सेबी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद दो बातें होंगी, या तो सेबी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर सेबी क्या हो जाएगा, नॉट सेटिस्फाइड है। दो ही बातें होती हैं दुनिया में। सेटिस्फाइड हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब तो सीओ भी दे देगा सेबी। लेकिन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो इन दैट केस क्या दिया जाएगा, ओबीएच। ओबीएच बोले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। मतलब किसी को मना करने से पहले उसको रीजन बता दो एक बार और उसके सुन लो। करना तो सेबी को वही है जो उसको करना है एट द एंड। तो फिर फाइनली ओबीएच देने के बाद यहां पे सेबी क्या कर देगा, मना कर देगा, रिफ्यूज कर देगा। ये हमारा प्रोसीजर हो गया सेक्शन 3 का। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम? चल प्रोसेस लैंग्वेज देख लेंगे। लेट्स हाउ। No depository shall act as a depository unless it obtains a certificate of COB from the SEBI in such form as may be specified by the SEBI Depository and Participant Regulation 2018. Language बहुत ही pathetic लिखी हुई है, no depository shall act as depository unless, उल्टा लिखा है ना, उल्टा लिखा है ना। आप तब तक डिपॉजिटरी का काम नहीं कर सकते जब तक कि सेबी को एप्लीकेशन फाइल नहीं करते। अरे भाई सिंपल लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम, नो नीड टू मग अप सच काइंड ऑफ लैंग्वेज। अच्छा अब क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, टू एक्ट एज डिपॉजिटरी एंटिटी शैल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन टू सेबी टू ऑब्टेन सीओबी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस, इन सच मैनर इन सच फॉर्म एज प्रेस्क्राइब। अब बताओ कोई परेशानी इसमें? ऑलवेज रिमेंबर, आपको लैंग्वेज नहीं रटनी है, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि करना क्या है, ठीक है। अब भाई एज अ प्रोफेशनल आप अपने क्लाइंट को यही तो बोलोगे ना, भाई सेबी के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करो। अब इसको बोलने का आपका तरीका होगा, इसको जरूरत हो अनलेस करके बोलो आप, नो नीड। और इसके कोई मार्क्स नहीं करते, लिटरली सही। किससे आ रहा है, कॉलेज से सर का? अच्छा जाओ, अच्छा जाओ, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, लैंग्वेज कैसे लिखनी है। तो इसलिए कभी भी कोई भी कैसे भी आपको है ना ऐसा डराने का ट्राई करे, मॉड्यूल लैंग्वेज लिखनी है, एक्ट की लैंग्वेज लिखनी है, अरे भाई कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो कोई बच्चा आज तक पास नहीं हो पाता। ये वो लोग बोलते हैं जो बार बार फेल हो रहे होते हैं ना, तो उनको समझ में तो आ रहा नहीं है कि अब क्यों फेल हो रहे हैं, तो चलो ऐसे करके देख लेते हैं, चलो वैसे करके देख लेते हैं। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट गलत नहीं होना चाहिए, कंटेंट सही होना चाहिए, लैंग्वेज जो मर्जी बोलो। पहला पॉइंट, एप्लीकेशन टू सेबी। फिर क्या हुआ, सेबी शैल नॉट ग्रांट सर्टिफिकेट अनलेस, अब देखो फिर अनलेस it is satisfied that the depository has adequate system and safeguards to prevent manipulation of records and transaction। तो इसको सिंपल भाषा में क्या लिखोगे, SEBI shall examine the application and then satisfy itself whether the applicant has adequate eligibility criteria to ensure the safeguard of the interest of the investors। लिख सकते हो ऐसा? कोई मीनिंग चेंज हुआ इससे? नहीं हुआ है ना। अब ये सब कुछ चेक करने के बाद, नो सर्टिफिकेट शैल बी रिफ्यूज अनलेस द डिपॉजिटरी कंसर्न हैज बीन गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो बिफोर refusing the application, SEBI shall grant opportunity of being heard to the applicant। कोई शक? लिख लोगे? सेक्शन 3 रेडी है? चलो फटाफट से बता दो सेक्शन 3 क्या क्या होता है। नंबर 1, सबसे पहले डिपॉजिटरी की तरह एक्ट करने के लिए एप्लीकेशन लगा दो। भाई एप्लीकेशन किसको लगा दो? काय की एप्लीकेशन? सीओबी की एप्लीकेशन। कौन से फॉर्मेट में? प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब फॉर्म, प्रेस्क्राइब फी, सब कुछ प्रेस्क्राइब। फिर सेबी क्या करेगा? एग्जामिन करके देखेगा कि क्या भाई आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हो या नहीं। एंड देन अगर सेबी को लग रहा है कि नहीं करते हो तो रिफ्यूजल देने से पहले ओबीएच। गुड। अब इससे बोला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हो कि नहीं करते हो, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने वाला है सेबी यहाँ पे? तो एलिजिबिलिटी फॉर डिपॉजिटरी, नंबर 1, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए?
जो डेफिनेशन इटसेल्फ में लिखा हुआ था कि क्या होना चाहिए आपको, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक बात है, कंपनी होनी चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये भी हमें पता है, ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, रजिस्टर्ड विद द सेबी, ठीक है जी, दो तो कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरी बात, अब डिपॉजिटरी जो है वो अपने खुद के नॉर्म्स बनाएगा, लॉ बनाएगा, इसको बोलते हैं अपन बायलॉज। क्या बोलते हैं, बायलॉज। जैसे एक कंपनी अपने आर्टिकल्स बनाती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे सेबी में हम लोग स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी इन सबके लिए बायलॉज वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि थोड़े से डिटेल्ड होते हैं, आर्टिकल्स का बहुत ही एडवांस वर्जन होता है, इनके सारा गवर्निंग लॉ इनका बायलॉ डिसाइड करता है। तो ये लोग क्या बनाएंगे, बायलॉज बनाएंगे, लेकिन बायलॉ खुद से नहीं बनाएंगे, बायलॉ की भी अप्रूवल किससे लानी पड़ेगी, आपको सेबी से लानी पड़ेगी। तो हैज फ्रेम बायलॉज विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेबी। 3 बातें याद हो गई। नंबर 1, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ कंपनी। नंबर 2, सेबी के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। नंबर 3, बायलॉज किसके अप्रूवल से, सेबी के अप्रूवल से आपने बना ली। नंबर 4, अच्छा पार्टिसिपेंट होना जरूरी है क्या, बॉट्स, डीपी के बिना डिपॉजिटरी कैसे एक्ट करेगा, तो डीपी तो होना चाहिए चाहिए, हैज वन और मोर पार्टिसिपेंट टू रेंडर डिपॉजिटरी सर्विसेज ऑन इट्स बिहाफ। आई होप ये 4 पॉइंट्स तो याद हो गए अच्छे से सबको। चलो 5th पॉइंट, adequate system and safeguard to prevent manipulation of records and transaction to the satisfaction of the SEBI. That means आपका obviously safeguarding system होना चाहिए ताकि कोई हैक ना कर सके, अकाउंट मैनिपुलेट ना कर सके, किसी के अकाउंट में डेबिट क्रेडिट अपने आप सुमो मोटो बेसिस पे कोई ना कर सके, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। Complies with the Depositories Act. Obviously आप डिपॉजिटरी की तरह रजिस्टर्ड होना चाह रहे हो तो डिपॉजिटरी एक्ट के कंप्लायंसेस और उसके रेगुलेशन के कंप्लायंसेस तो आपको करने ही होंगे। 6 पॉइंट्स हो गए सबको, चलो फटाफट बताओ। नंबर 1, कंपनीज एक्ट में कंपनी की तरह रजिस्टर्ड। नंबर 2, सेबी में सेबी की तरह रजिस्टर्ड। नंबर 3, बायलॉज बनाओ जिसमें प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी चाहिए। नंबर 4, डीपी का अपॉइंटमेंट करना है आपको, 1 और मोर डीपी रहेंगे। नंबर 5, सिस्टम ऑफ सेफगार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट और रिकॉर्ड मैनिपुलेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। नंबर 6, डिपॉजिटरी एक्ट एंड रेगुलेशन का कंप्लायंसेस होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट होना चाहिए, ठीक है, और नेटवर्क बस 100 करोड़ की होनी चाहिए, बस 100 करोड़। नेटवर्क कितनी चाहिए यहाँ पे, 100 करोड़ की नेटवर्क चाहिए। अभी डिपॉजिटरी बन रहे यार, दुनिया जहान के इन्वेस्टर्स के अरबों खरबों के शेयर्स होल्ड करोगे तो खुद की औकात में तो कुछ होनी चाहिए ना, तो 100 करोड़ का नेटवर्क इनका होना चाहिए। इज दिस क्लियर? सेक्शन 3 ऑल सेट, ऑल सेट, सबका आवाज नहीं आ रहा मुझे, चलो बता दो एक बार, इतना डल से बोल रहे हैं हम। हाँ, सेक्शन 3 व्हाट इट सेज, सेक्शन 3 पूरा बता दो, सीओ भी लेना है ना, पूरा बता दो। मेरी क्लास में एनर्जेटिक एनर्जेटिक रहा करो, क्या ऐसे हम डल डल, मैं इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हूँ, सबकी एनर्जी मिला लो और मेरी मिला लो अलग ही, तो एकदम फुल ऑन जोश में रहना चाहिए क्लास के अंदर। अभी के अभी याद हो गया बस। सबसे पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे सेबी के पास, काएगी फॉर्मेट प्रेस कराएंगे, सेबी एग्जामिन सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट सब चेक कर लेगा, फिर उसके बाद अगर रिजेक्शन कर रहा है तो ओबीएस दे देगा। अब वो क्या इंटरेस्ट क्या क्या चेक कर रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या, नंबर 1 कंपनी, सेबी रजिस्ट्रेशन, बायलॉज, डीपी, सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट, देन नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी, 100 करोड़ की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। गुड है, चलिए नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 4। लाइव वाले बच्चों को लर्न हो गए यहां तक जो हमने पढ़ा है अभी तक? ओके, सेक्शन 4 दैट इज अग्रीमेंट। देखो एक चीज सुन लो, जब भी दो लोग काम करेंगे ना यहाँ पे हमेशा अग्रीमेंट एंटर करेंगे, तो कि ऑब्लिगेशन डिसाइड होती है। कल को मान लो दो लोग काम करे बिना किसी अग्रीमेंट के, कोई फ्रॉड कर दिया तो कोई ऑब्लिगेशन ही डिसाइड नहीं होगी, बोले हम तो कर ही नहीं रहे थे काम, आप तो मुकर ही जाओगे। तो इसीलिए हमेशा दो लोगों के बीच में क्या होना जरूरी है,
अग्रीमेंट। अब कौन से दो लोगों के बीच में अग्रीमेंट होगा? नंबर वन, एक तो डिपॉजिटरी डीपी अपॉइंट करेगा, वो अग्रीमेंट होगा, और दूसरा इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के सर्विसेज लेगा डीपी के थ्रू, तो वो अग्रीमेंट होगा। राइट? सुनो मैंने क्या बोला, एक तो डिपॉजिटरी किसको अपॉइंट कर रहा है? ऑफ कोर्स, तो अग्रीमेंट एजेंट अपॉइंट कर रहा है तो अग्रीमेंट तो करेगा ही करेगा। दूसरा इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर ये किसकी सर्विसेज ले रहा है? किसके थ्रू? राइट, तो ये भी तो अग्रीमेंट होगा, होगा कि नहीं होगा? इन्वेस्टर करेगा ना डीपी के साथ अग्रीमेंट, किसके लिए? डिपॉजिटरी की सर्विसेज के लिए। गॉट इट? देखो, अग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट, पहला अग्रीमेंट जो डिपॉजिटरी और उसके एजेंट के बीच में होने वाला है, सेक्शन 4 सेज डिपॉजिटरी शैल एंटर इनटू अग्रीमेंट with one or more participant as his agent in such form as may be specified by the bylaws। कोई शक? सिंपल बात है भाई, किस किस के बीच का अग्रीमेंट हो गया? डिपॉजिटरी और डीपी के बीच का अग्रीमेंट हो गया। सेक्शन 5 ये हो गया सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी के लिए। इन्वेस्टर सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी लेगा और किसके थ्रू लेगा? डीपी के थ्रू लेगा। एनी पर्सन थ्रू अ पार्टिसिपेंट may enter into agreement in such form as may be specified by the bylaws with any depository for availing its services। तो यहां पे कौन कौन? इन्वेस्टर डीपी के थ्रू डिपॉजिटरी की सर्विसेज ले रहा है। ऑल डन? लैंग्वेज क्लियर? वापस से पढ़ना है या समझ में आ गया सबको? ठीक है। Which section is this? Section number 5. 3 is for COB. 4 is for agreement between depository and DP. And 5 is for services of depository. Who is obtaining the services? Investor is obtaining the services with the intervention of DP. Okay. Section 6. Surrender of certificate of security. इसको क्या बोलते हैं अपन? डीमटेरियलाइजेशन। ऑब्वियसली क्या बोलते हैं इसको? डीमटेरियलाइजेशन। ये हमारा डीमटेरियलाइजेशन जो प्रोसीजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही है ये। सरेंडर, सर्टिफिकेट सरेंडर करने का मतलब है हम अपने शेयर्स नहीं चाहते हैं सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में, हम क्या चाहते हैं? डीमैट फॉर्मेट में। तो व्हाट इट सेज, एनी पर्सन, लैंग्वेज देखना आप लोग, लैंग्वेज पूरी वही है जो हमने डीमटेरियलाइजेशन में पढ़ा था, थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं क्या? चलो इसको पढ़ते हैं, उससे पहले एक नाम सीख लेते हैं हम। आपको पता है कंपनीज एक्ट में रजिस्टर ऑफ मेंबर का कॉन्सेप्ट होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर पढ़ा है सबने, सेक्शन 88। ओके, सेक्शन 88 के हिसाब से रजिस्टर ऑफ मेंबर में किसका नाम लिखा होता है? मेंबर का? बस मेंबर का ही होता है या किसी और का भी होता है? ओके, जितने भी सिक्योरिटी होल्डर जिसका भी रजिस्टर है उसमें आप उसका नाम लिखोगे। अच्छा, लेकिन अगर आपके डीमैट में शेयर्स होते हैं तो फिर मेंबर का नाम नहीं लिखते हैं, हम डिपॉजिटरी का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से नेम एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है। शेयर बेसिकली दो तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। अगर आपकी शेयर फिजिकल फॉर्म में तो किसका नाम लिखा जाएगा? मेंबर का खुद का, है ना? नेम ऑफ मेंबर शैल बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। बट अगर आपके शेयर कौन से फॉर्मेट में है? डीमैट में, तो फिर किसका नाम लिखा जाता है? नेम ऑफ डिपॉजिटरी। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर वापस से हम अपने मेंबर का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? डिपॉजिटरी का नाम क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि मेंबर का डिटेल कौन मेंटेन कर रहा है? डिपॉजिटरी। तो भाई एक ही रिकॉर्ड, एक ही डेटा दो लोग मेंटेन करें तो क्या ही फायदा? फिर कंपनी को क्या फायदा होगा? फिर कंपनी वापस से, अब जैसे लिस्टेड कंपनी है, जैसे अगर अनलिस्टेड कंपनी तो फिर भी ठीक है, मान लेते हैं कि वो 1000 मेंबर्स हैं, 500 मेंबर्स है, लिख लेंगे नाम। लेकिन जहाँ लिस्टेड कंपनी है वहां पे 5-5, 10-10 लाख मेंबर्स हैं और मेंबर्स रोज ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो रोज मेंबर्स चेंज हो रहे हैं उनके।
तो क्या वो रजिस्टर वो चेंज ही कर देंगे, बोले लो काटो नाम, ये गए मैम, फिर काट भाई, ये तो बहुत ही पथेटिक सिचुएशन हो जाएगा। फॉर दैट सेक वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लिखते हैं, डिपॉजिटरी का। तो रजिस्टर्ड होल्डर कौन होता है, डिपॉजिटरी होता है। डिपॉजिटरी कौन बन गया है, रजिस्टर्ड ओनर या रजिस्टर्ड होल्डर, कुछ भी बोलो। लेकिन एक्चुअल मेंबर कौन है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टर है ना, तो वो कौन है, बेनिफिशियल ओनर। तो जो इन्वेस्टर है वो क्या होता है, बेनिफिशियल ओनर होता है, ठीक है। अब लेट्स से देयर इज अ पर्सन मिस्टर ए, इसने फिजिकल शेयर होल्ड किए हुए थे पहले, तो इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ था। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या नाम लिखा हुआ था, मिस्टर ए का। मिस्टर ए ने अपने सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिए, तो जैसे ही वो अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देगा, इसका मतलब वो शेयर कौन से फॉर्मेट में होगा, डीमैट में। तो उसने क्या करा लिया है, डीमैट करवा लिया है। तो जैसे उसने डीमैट करा लिया, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में से ए का नाम हट जाएगा और ए की जगह पे किसका नाम आ जाएगा, डिपॉजिटरी का नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। डिपॉजिटरी का नाम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये डिफरेंस आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी आएगा, ठीक है। क्लियर बात। देखो अब मैं लैंग्वेज पढ़ रही हूँ। Any person who has entered into an agreement through a participant shall surrender the certificate of security for which he seeks to avail the services of depository। तो जिन शेयर्स के लिए वो डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेना चाहता है, उन शेयर्स का फिजिकल सर्टिफिकेट वो क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। किसको दे देगा, डीपी को दे देगा, है ना। प्रोसेस याद है आपको। देन टू द इशूअर, और डीपी को देके किसके पास पहुंचाना है, इसको इशूअर के पास। डीपी डायरेक्टली किसको फॉरवर्ड करता है, इशूअर। सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। तो मैनर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सा फॉर्म, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म प्लस सर्टिफिकेट सरेंडर करके पूरा प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। इशूअर ऑन रिसिट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी, जैसे ही इशूअर के पास सर्टिफिकेट आता है, फिर क्या होता है, वो सर्टिफिकेट क्या कर देता है, कैंसिल, और कैंसिल करके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या करेगा, उसका नाम हटा देगा और डिपॉजिटरी का नाम लिख लेगा, है ना। और किसको इन्फॉर्म कर देगा, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म करेगा, डीपी को, एंड डीपी उसके शेयर्स क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो शैल कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटी एंड सब्सटीट्यूट इन इट्स रिकॉर्ड द नेम ऑफ डिपॉजिटरी एज रजिस्टर्ड ओनर in respect of that security and inform the depository accordingly। Whether the language is clear? Sure सब लोग लिख लेंगे अपने आप। चलिए, depository shall on receipt of information from issuer enter the name of the person referred in subsection 1 in its record as beneficial owner। और फाइनली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने उसका नाम रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब उसका डीमैट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 6 पूरा एंटायर डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसीजर गिवन है। कोई कंफ्यूजन पूछ लूं, सबको याद हो गया अच्छे से, पूछ लूं। कुछ लोग सर नहीं ला रहे हैं अभी तक। अरे पूछ लूं क्या, अरे चलो फिर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, हाँ जी यस बेटा, सेक्शन 6 क्या बोलता है। सेक्शन 6 क्या बोलते हैं, सेक्शन 6 हम सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहे हैं डीपी को। हाँ यस, हाँ ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ठीक है। किसको इन्फॉर्म कर दिया, डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी डीपी को, एंड डीपी क्या करेगा, उसमें बेनिफिशियल ओनर की तरह रिकॉर्ड करेगा और उसका अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। और डन। सेक्शन 3 अग्रीमेंट, अग्रीमेंट किसके बीच में,
डिपॉजिटरी और बाय कौन ले रहा है सर्विसेज? ऑब्वियसली इन्वेस्टर ले रहा है। किसकी सर्विस ले रहे हैं? किसके थ्रू ले रहे हैं? 6 is for surrender. फाइन। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करें। सेक्शन नंबर 7, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज विद डिपॉजिटरी। हाँ जी, क्या बोलता है ये? एवरी डिपॉजिटरी शैल on receipt of intimation from a participant register the transfer of security in the name of transferee। अब देखो सिंपल बात है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, दोनों के शेयर, मतलब ए के शेयर डीमैट फॉर्मेट में है ना, शेयर्स इन डीमैट। अब ए अपने शेयर सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है? बी को। तो जब ए अपने शेयर बी को सेल कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन ये जो ए है इसका डीमैट अकाउंट तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा, है ना। जो इसका डीमैट अकाउंट है वो तो क्या होगा? डेबिट। और जो बी है उसका डीमैट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। ऐसा ही होगा। और ये सब कौन करेगा? डीपी करेगा। तो डीपी के इंटरवेंशन से यहां पे ट्रांसफरर का डीमैट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, ट्रांसफरी का डीमैट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली ट्रांसफर को रजिस्टर करने की बात की जा रही है। आपको इसके लिए कंपनी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा काम किसके एंड पे हो जाएगा? डीपी के एंड पे हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, आप सुनो आगे। अब अगर ये जो बी है, बी वो ये बोलता है कि मुझे तो ना कस्टडी चाहिए शेयर्स की। कस्टडी चाहिए मतलब फिजिकल फॉर्म, हाँ, मतलब रीमैट। तो क्या उस केस में फिर बी को हम फिजिकल की फैसिलिटी देंगे? तो हाँ देंगे। अगर वो रीमैट का प्रोसेस फॉलो करता है तो फिर हम बी को उसकी कस्टडी भी प्रोवाइड कर देंगे। हमें क्या, होल्डर जैसा चाहे हम तो वैसा कर देंगे। गॉट इट? देखो ये सेक्शन क्या बोलता है। एवरी डिपॉजिटरी शैल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम अ पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के थ्रू ही सारा काम हो रहा है, रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी। तो यहां पे क्या हो रहा है? शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं इन द नेम ऑफ ट्रांसफरी। तो ट्रांसफरी के फेवर में शेयर रजिस्टर करते जाएंगे। इफ अ बेनिफिशियल ओनर या ट्रांसफरी ऑफ एनी सिक्योरिटी सीक्स टू हैव कस्टडी, सीक्स टू हैव, अब वो बोलता है ट्रांसफरी बी क्या बोलता है? मुझे शेयर्स कैसे चाहिए? फिजिकल चाहिए। तो ठीक है, वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑफ सच सिक्योरिटी द डिपॉजिटरी शैल इन्फॉर्म द इशुअर अकॉर्डिंगली। तो डिपॉजिटरी किसको इन्फॉर्म कर देगा? इशुअर को इन्फॉर्म कर देगा। तो सेक्शन 7 ने दो बातें बोली है। एक तो जो ट्रांसफर हो रहा है दोनों लोगों के बीच में उसको रजिस्टर करा रहा है। दूसरा, अगर ट्रांसफरी कस्टडी डिमांड कर रहा है तो उसके लिए इशुअर को इन्फॉर्म कर रहा है। तो दो बातें कवर कर रहा है सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 ने हमें क्या क्या दो बातें बोली? एक तो रजिस्टर कर रहा है ट्रांसफर इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी, एक तो ये कर रहा है वो। दूसरा क्या कर रहा है वो? दूसरा क्या कर रहा है वो? कस्टडी अगर उसकी डिमांड आ रही है तो ईश्वर को इन्फॉर्म कर रहा है। तो इफ कस्टडी डिमांडेड बाय ट्रांसफरी तो इन्फॉर्म इशुअर, इन्फॉर्म इशुअर, इशुअर को इन्फॉर्म कर रहा है। नोटिंग कर लिया क्या सब लोगों ने? बाकी छोटे छोटे सेक्शन उनमें तो एक एक लाइन लिखनी थी बस। नोट्स क्लास में ही बनाते रहो। जितना भी मैंने अभी तक लिखा है सब नोट्स लिख लिया करो। कहां तक लिखा है लास्ट? कुछ नहीं लिखा? कुछ लिख लिया तो नोट्स बना लिए? कॉपी दिखाना। मिमिक्री करवा लो।
अब अभी कौन कर रहा था मिमिक्री? नोट्स बनाते रहो। हाँ जी, डन है सबका? चलो, सेक्शन 8, ऑप्शन टू रिसीव सिक्योरिटी सर्टिफिकेट और होल्ड सिक्योरिटीज विद द डिपॉजिटरी। सेक्शन 8, देखो जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर वो ये डिसाइड करेगा कि उसको अपने शेयर कौन से फॉर्मेट में रखने हैं। दिस इज हिज ऑप्शन। वो चाहे तो शेयर्स को फिजिकल फॉर्मेट में रख ले, वो चाहे तो डीमैट में रख ले। इसके लिए SEBI की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंपल सा सेक्शन है। इन केस ऑफ फ्रेश इशुएंस ऑफ सिक्योरिटी, जब भी फ्रेश शेयर इशू होंगे ना, वो तो डीमैट में ही होंगे। ऑल सिक्योरिटी इशूड हैव टू बी इन, तो फ्रेश शेयर में कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो डीमैट होगा। लेकिन आफ्टर दैट इन्वेस्टर विल हैव द फ्रीडम to switch from depository mode to physical and vice versa. Decision as to whether or not to hold security within the depository mode, and if in depository mode, which depository or participant would be entirely with the investor. Investor will decide उसका DP कौन होगा, investor will decide उसका depository कौन होगा, investor will decide कि उसको physical format में रखना है कि डीमैट format में रखना है। ये complete discretion section 8 देता है। तो section 8 की summary क्या करेंगे हम? section 8 दो बातें बोल रहा है अगेन सेक्शन 8। पहली बात, आपके शेयर्स जो नए इशू होंगे वो कौन से फॉर्मेट में होंगे? डीमैट में होगा। तो जो न्यू इशू है ओनली इन डीमैट, न्यू इशुएंस ओनली इन डीमैट, डीमैट में ही होगा। लेकिन उसके बाद जो भी होल्डर है उसका ऑप्शन है, ऑप्शन to holder to hold securities physical और डीमैट इवन। और क्या ऑप्शन है उसके पास? टू चूज डीपी, डिपॉजिटरी एटसेट्रा। वो खुद चूज कर लेगा कौन डीपी है, कौन डिपॉजिटरी है, उसका सबका डिस्क्रिप्शन उसका खुद का है। अब इस तरह के नोट्स होंगे तो आप लोग लैंग्वेज फ्रेमिंग कर लोगे ना, या ये भूल जाओगे ये क्या लिख दिया? तो सेक्शन 8 क्या बोलता है? न्यू इशुएंस डीमैट में और होल्डर्स को ऑप्शंस। किस बात का ऑप्शन? टू, या तो आप कंटिन्यू कर लो डीमैट में, या उसको कन्वर्ट कर लो, या कन्वर्टेड ऑलरेडी फिजिकल है तो उसको वापस से वाइस वर्सा डीमैट में कन्वर्ट कर सकते हो। और डीपी किसको रखना है, डिपॉजिटरी किसको रखना है, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 8 सेज। चले लास्ट सेक्शन 3, सीओबी। परफेक्ट। हाँ जी, सेक्शन 4 ठीक है। हाँ जी बेटा, सेक्शन 5, सेक्शन 5 सर्विस जो ले रहा है इन्वेस्टर, तो सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी obtained बाय द इन्वेस्टर। ठीक है। नेक्स्ट इज, हाँ जी दक्ष, सेक्शन 6 सरेंडर, हाँ डीमटेरियलाइजेशन, सेक्शन 6 ठीक है। हाँ ललित, सेक्शन 7 हाँ तो ट्रांसफर का रजिस्ट्रेशन और साथ ही में कस्टडी। 8 न्यू इश्यू होते हैं शेयर्स, और जो इन्वेस्टर होता है वो उससे चूज कर सकता है ऑप्शन ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। फाइन। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है दैट इज व्हाट? फंजिबिलिटी, सेक्शन 9। ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 8 में भी आया था, 16 में भी आया था। फंजिबिलिटी, अच्छा फंजिबिलिटी होती क्या है? ये वर्ड आज से पहले कभी सुना है आपने? फंजिबिलिटी नेवर, फंजिबल। अच्छा फंजिबल का मतलब होता है एक्सचेंजेबल। क्या मतलब होता है इसका? एक्सचेंजेबल। अब कैसे एक्सचेंजेबल?
चलो सपोज करो सब लोग बैंक गए हो कभी? नहीं गए, बैंक नहीं गए, कभी नहीं गए, अपना अकाउंट खोलने भी नहीं गए, अकाउंट नहीं है बैंक में? अच्छा नहीं है अभी, बैंकिंग स्टार्ट करो भाई, अब तो मेजर हो गए अपन। हाँ तो फिर तो डीमैट अकाउंट सब कुछ करो, मतलब हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ी सी। चलो ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ दो, बाकी सबका बैंक है, सबके पास है अकाउंट। अच्छा, योर नेम इज बेटा तन्वी। तन्वी कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? विच वन? ओके, अब मान लीजिए तन्वी जो है वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करती है और कभी पैसे जमा कराने गए हो बैंक में या नेवर? नेवर विजिटेड बैंक फॉर डिपॉजिटिंग मनी। ओके, और किसी ने कभी बैंक विजिट किया हो, पैसे कैश वैश जमा कराया हो? आपने जमा कराया कैश कभी बैंक में? अच्छा, कितना कैश जमा कराया था? 12,000 जमा कराए थे। ओके, तो 12,000 जमा कराए थे। योर नेम इज बेटा मोक्षिता। मोक्षिता 12,000 जमा कराए थे तो कैसे जमा कराए थे और करेंसी कौन सी थी? अरे हाँ आई मीन नहीं नहीं अच्छा 1,000 के नोट्स थे क्या उस टाइम पे? 1,000 के नोट्स थे उस वक्त? अच्छा 2,000 के नोट जमा, ठीक है, 2,000 की करेंसी नोट इंटू 6 ऐसे, फाइन। तो मोक्षिता ने क्या किया, एक स्लिप जमा कराई वहां पे, बैंक में एक स्लिप भरते हैं वहां पे, बेसिकली आपने कौन कौन से करेंसी नोट जमा करा रहे हो उसका आपको डिटेलिंग करनी होती है। तो अगर 500 के नोट है तो 500, 100 के नोट है तो 100 के नोट, आपको उसमें डिटेलिंग भरनी पड़ती है, फिर उसका टोटल लगा करके और फिर उसके बाद आप बैंक में जमा करा दो, बैंक आपको उस पर ठप्पा लगा के आपको स्लिप दे देगा, ऐसा ही होता है। मुख्यतः ऐसे ही किया था, ठीक है। फिर उसके बाद कभी बैंक से पैसे निकालने की जरूरत पड़ी? एटीएम से निकाले थे, गुड है। एटीएम से क्या वो 2,000 के नोट ही निकल के आए थे या कुछ और हुआ? ये लो, पैसे तो हम 2,000 दे के आए थे बैंक को, बैंक ने 500 रुपए पकड़ा दिए हमें। तो मोक्षिता गुस्सा नहीं आया क्या? हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे, क्या फर्क पड़ता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम 2,000 का एक नोट जमा करा रहे हैं, 500 के 4 नोट मिल जाएंगे, एट द एंड 2,000 हो जाएगा ना। हमारे लिए करेंसी की वैल्यू मैटर करती है, करेंसी के कौन से नोट जमा करा के आए थे डजंट मैटर, है ना। हमें क्या, और फिर ऐसा बोल सकते हो क्या कि नहीं ये वाला करेंसी का नंबर नोट हमने जमा कराया था, हमें वापस से यही नोट चाहिए? अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? करेंसी क्या है, फंजिबल है। करेंसी क्या होती है, फंजिबल। अब वो नोट पता नहीं कहाँ कैसे रोटेट होके किसके पास चला गया, बैंक ने लोन आगे फॉरवर्ड कर दिया, वहां चला गया वो पैसा, फिर उसने किसी और से रॉ मटेरियल खरीदा हो, वहां पेमेंट किया होगा, फिर वो आगे 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 चैनल में घूमता जा रहा है, तो पता नहीं दुनिया में कौन से बंदे के पास कौन से कोने में वो नोट पहुंचा होगा, राइट। इसका मतलब आप, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं होती पैसा जमा कराते वक्त कि जो करेंसी नोट मैंने बैंक में जमा कराए थे वो करेंसी नोट ही मुझे मिलेंगे, है ना। क्योंकि करेंसी क्या है, फंजिबल होती है, और फंजिबिलिटी होने की वजह से आप कभी भी ये कंडीशन इंपोज कर ही नहीं सकते। आपको 100 के नोट भी मिल सकते हैं, आपको 500 के नोट भी मिल सकते हैं, आपको 200 के नोट भी मिल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेरा 12,000 का मनी है ना, वो पूरा आ जाना चाहिए। अब चाहे वो अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार फिर से ऐसे सुनने में आ रहा है कि 500 के नोट बंद कर रही है ना। अब अगर 500 के नोट बंद कर देगी तो फिर कोई नई करेंसी निकाल देगी, तो फिर वो वाले नोट ऐसे, जैसे अभी 2,000 के नोट बंद हो गए ना, वानिश हो गए, ऐसे नहीं डिमोनेटाइजेशन के थ्रू नहीं, वो जो उन्होंने किया था वो तो बहुत ही भयानक था भाइयों और बहनों। नहीं, भयानक उन लोगों के लिए था जिनके पास ब्लैक मनी था, जिनके पास ब्लैक मनी नहीं था उनके लिए कोई भयानक नहीं था, क्योंकि उन्होंने आराम से बैंक में जाकर के अपने करेंसी नोट चेंज किए हैं। जिनके पास भी बहुत भयानक भयानक ब्लैक मनी था ना, उनको सदमा लग गया इस सब एक्टिविटी से। बाकी मिडिल क्लास को तो क्या ही फर्क पड़ेगा भाई, बेचारों के पास सेविंग पैसे कहाँ ही होते घर में कि भाई लॉकर खोले पैसे गिर गए, और फिर अब उनको सदमा लग रहा है कि इस पैसे का क्या करें हम। तो वैसी सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास होती है जिनके पास बहुत क्राइम और पैसा कहाँ कहाँ से है, उसका सोर्स का कुछ अता पता नहीं है। तो अब यहाँ पे जैसे 2,000 के नोट वैनिश हो गए, आप बैंक में जमा कराते गए, उसके बाद बैंक ने कभी इशुएंस नहीं दिया। ऐसे ही 500 के नोट भी अगर मान लो वैनिश हो जाए या नई करेंसी कुछ आ जाए, तो इन दैट सिचुएशन हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें सिंपल इतना सा मतलब है कि हमारे बैंक में बैलेंस 12,000 था, तो वो कैसे भी हमें 12,000 मिल जाना चाहिए।
सेम टू सेम सिक्योरिटीज में भी होता है. सिक्योरिटीज आर फंजिबल. फंजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कल को मैंने अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करके डिपॉजिटरी को दे दिया तो डिपॉजिटरी क्या करता है, सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देता है. फेंक दिया उसने. अब अगर मान लो कोई और पर्सन आकर के सर्टिफिकेट इशू करवाता है तो वो सीरियल नंबर ऑफ शेयर्स वो उसको मिल सकता है. अच्छा, मैं ये सब बताऊं उससे पहले एक और चीज बता देती हूँ आपको. आपको पता है करेंसी नोट का डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. हर करेंसी नोट पे एक नंबर डाला हुआ होता है. देखा है आप लोगों ने नीचे की तरफ. अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे तो करेंसी नोट होता ही नहीं है, तो क्या वहां पे भी कोई नंबर होता है? नो. वो ट्रांजेक्शन आईडी होता है, पैसे का नंबर नहीं होता है. वो ये नहीं बोलता कि ये वाला पैसा ट्रांसफर हो गया, क्योंकि करेंसी नोट जो होता है फिजिकल उस पे नंबरिंग डली हुई होती है. डीमैट या इलेक्ट्रॉनिक जो भी करेंसी होती है उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती. सेम टू सेम शेयर्स में भी होता है. अगर शेयर फिजिकल है तो नंबर डाला होगा से 1001 से लेकर के 1500, इस तरह की नंबरिंग हो सकती है उस शेयर की. मतलब आपके पास कितने शेयर है? 500 शेयर. 500 शेयर है आपके पास. अगर आपने मान लो ये सर्टिफिकेट सरेंडर कर दिया और आपने इन 500 शेयर्स को क्या ले लिया? डीमैट में ले लिया, तो मतलब ये जो सीरीज थी ना ये अभी क्या होगी? खत्म. अब कल को मान लो कोई नया बंदा आकर के अपना सर्टिफिकेट इशू कराना चाहता है तो हो सकता है उसको ये सीरीज इशू हो जाए 1001 से लेकर के 1300, हो सकता है. अब आप फिर से वापस से डीमैट सर्टिफिकेट इशू कराने जाओगे तो अब आपको 1001 वाली सीरीज नहीं मिल सकती. अब आपको मिलेगा 1301 से 1800. आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो आप यहाँ पे ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि भाई मैंने जब सर्टिफिकेट सरेंडर किया था तो मेरे शेयर्स का नंबर सीरीज जो था 1001 से 1500 था, मुझे तो वही सीरीज चाहिए. नहीं, आपके 500 शेयर थे ना, अब वो 500 शेयर की सीरीज कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कभी कोई सरेंडर करता है कभी कोई सरेंडर करता है, उसके बाद सीरीज चेंज हो जाती है और फिर जब हो सकता है किसी और ने वापस से रीमैट करा लिया होगा और अब आप वापस रीमैट के लिए आ रहे हो तो सीरीज चेंज हो रही है. तो वहां पे आप आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मुझे सेम सर्टिफिकेट सेम सीरियल नंबर का चाहिए. दिस इज कॉल्ड फंजिबिलिटी. व्हाट इज फंजिबिलिटी? फंजिबिलिटी मतलब एक्सचेंजेबिलिटी. मतलब आप यहाँ पे एज सच कोई कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते कि जो सर्टिफिकेट मैंने जमा कराया था वही सीरियल नंबर मुझे चाहिए होगा. तो इसको बोलते हैं हम फंजिबिलिटी. इट्स सिंपली लाइक कि कोई पर्सन बैंक में पैसा जमा कराता है तो हो सकता है डिपॉजिट तो उसने कराए हो 2000 के नोट, लेकिन उसको विड्रॉ कौन से हो रहे हैं? 500 के नोट. तो दिस इज कॉल्ड फंजिबिलिटी. ऑल द सिक्योरिटीज हेल्ड इन डिपॉजिटरी आर फंजिबल. बोले तो interchangeable, which means the investor lose the right to obtain exactly the same share certificate which he surrendered at the time of opening of the demat account. तो जो आपने डीमैट अकाउंट खोलते वक्त आपने सर्टिफिकेट सरेंडर किए थे, अगर कल को फ्यूचर में आपको वापस से सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको सेम सर्टिफिकेट ही मिलेगा, ऐसा बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं होगी. दिस इज व्हाट सेक्शन 9 says. All set. Section 3. Oh. Agreement between depository and DB. 5. Services of the depository. 6. Surrender of certificate. 7. Registration of transfer plus custody का सेक्शन है. 8. ऑप्शन की बात करता है, होल्डर के पास ऑप्शन है प्लस नए शेयर तो डीमैट में ही होंगे. 9 इज फॉर फंजिबिलिटी. छोटे छोटे से सेक्शन है, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे अच्छे से. तो आज के लिए इतना इनफ है. नोट्स कंप्लीट करते रहना आप लोग, ठीक है. थैंक यू.